हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल जय महादेव विद्या कुल पर। और जो हम लोग कुमार मित्तल के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 1 बाय 1 जो क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने सवाल नंबर 33 तक सॉल्व कर लिया है। एक एक सवाल बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग आज फिर से एक बार हाजिर हुए हैं सवाल नंबर 34 के साथ। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल ले और एक एक सवाल लिखना सॉल्व करे या सॉल्व करना शुरू करे, ठीक है। और जिसके पास ये वाली बुक नहीं है उस बच्चे को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। एक एक सवाल आपकी स्लाइड पे आता जाएगा, आप सवाल को देखते जाएंगे और अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल हमेशा प्रैक्टिस से ही आते हैं, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। 34 आज के सवाल भी थोड़े अच्छे लेवल के होने वाले हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चे, पढ़ ले पहले गौर से, आराम से पढ़ेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। एक प्यारा सा सुंदर सा समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज है, नाम दे देते ABC। कह रहा है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा बच्चे 0.05 है, 0.05 मीटर। भैया समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी 0.05 मीटर। दिख रहा ना कंप्यूटर महोदय वहां तक? हाँ दिख रहा सर। ये वाली भी 0.05 मीटर। तीनों भुजाएं कितनी कितनी है, 0.05 मीटर। ए तथा बी पर क्रमशः इतना इतना आवेश रखा है। कितना कितना रखा है सर? इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, मजा आएगा। ए यहां दे देते हैं, बी यहां दे देते हैं, सी यहां दे देते हैं, जूझने के लिए जगह हो जाएगी ना। ए का मान, ए पर आवेश है 50/3 10 की पावर -19 का, और बी पर है -50/3 10 की घात है -9 है, हाँ -9, ठीक है। ए पर बच्चे आवेश रखा है कितना, 50/3 10 की पावर -9 कूलाम का धन आवेश है। और बी पर कितना आवेश है, 50/3 10 की पावर -9 कूलाम का ऋण आवेश रखा गया है, ठीक है। कह रहा इनके कारण, किनके कारण, इन आवेशों के कारण कह रहा है सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बताओ। ये जो बिंदु सी है यहां पर इन दोनों के कारण, यानी इन दोनों आवेशों के कारण हमें परिणामी क्षेत्र बताना है और दिशा बतानी है। बच्चे अगर मान लें कि ए पर रखे आवेश का वैद्युत क्षेत्र E1 है, ठीक है, तो सी पर E1 की क्या डायरेक्शन होगी बेटा? ये धन आवेश, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सदैव धन आवेश से दूर होता है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर, अर्थात E1 इधर हो जाएगा। ये वाला ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है, ऋण आवेश की ओर होता है, अर्थात ये इधर हो जाएगा, E2 इधर हो जाएगा, ठीक। अब E1 E2 का पहले हम मान निकालेंगे, ठीक है। E1 E2 का क्या निकालेंगे, मान। अच्छा एक बात करें कि वैद्युत क्षेत्र E का फॉर्मूला होता 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र दो बातों पे डिपेंड करता है, Q पर और R पर। इधर से देखें तो Q इतना है, R इतना है, उधर से देखो तो Q इतना है, R इतना है, तो दोनों तरफ से Q/R बराबर है। जब दोनों तरफ से Q/R बराबर है तो दोनों तरफ के वैद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। तो यहां से हम E1 और E2 दोनों को एक साथ निकालेंगे और दोनों का मान हो जाएगा किसके बराबर, 1/4πε0 Q/r²। आराम से हल करना भैया, सवाल है, इस बवाल नहीं है। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख देंगे। Q आवेश कितना है, 50/3 10 की पावर -9 इंटू R 1/r² है।
आर स्क्वायर 0.05 मीटर है, इसे हम 5 × 10⁻² लिख दें, का स्क्वायर करना है। बहुत अच्छे, 3 तिया 9 कट जाएगा और 10⁻9 - 9 दोनों बर्बाद हो जाएंगी। तो E1 बराबर E2 बराबर कितना आया भैया, 9 × 3 × 5 = 15, 150 हो गया। और ये 10⁻+9 10⁻−9 खत्म, इंटू 1/5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 10⁻−4 ये 25 से कट जाएगा, 25 से 6 बार, कुल मिला के आ जाएगा 6 × 10⁻+4 न्यूटन प्रति कूलाम इसका यूनिट होता है। इतना क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र E1 E2 आ गया। अब यहां पे E1 E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भैया ये बीच में कोण बनाते हुए, ये वाला कोण इतना, ठीक है, कोण बनाते हुए, तो अगर हम बिंदु C पर परिणामी क्षेत्र निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु C पर परिणामी क्षेत्र, परिणामी क्षेत्र, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा सर E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कॉस एंगल बीच का। अब बीच का एंगल नहीं पता है तो कुछ देर के लिए हम इस एंगल को मान लेते हैं 2θ। कितना मान लेते हैं 2θ, तो बीच का एंगल कितना हो गया cos 2θ, ठीक है। अच्छा एक बात देखो कि जो E1 का मान है वही E2 का मान है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ देर के लिए हम दोनों को x मान लेते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए हम दोनों को x मान लेते हैं, इसमें रखते हैं तो E बराबर हो जाएगा बच्चे √x² प्लस x² 2x × x cos 2θ। तो E बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर x² जोड़कर 2x² हो गया प्लस 2x² cos 2θ। आई बात समझ में। यहां से एक बात बताओ, दोनों से हम कुछ कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लें सर, 2x² कॉमन बचेगा 1 + cos 2θ। निरक्षीय स्थिति के फॉर्मूले के डेरिवेशन में यही सब पंचौरा हुआ करता था, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहां से E बराबर ये देखो रूट के अंदर कितना आया 2x² 1 + cos 2θ का 2 cos² θ - 1 वाला फॉर्मूला, ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो E बराबर रूट के अंदर बताओ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 x² cos² θ। कितना मिला आपको बताओ, बाहर कितना आएगा, तो बाहर आ जाएगा बच्चे 2x cos θ। अब आपको मान रखना E बराबर 2x का मान ये है 6 × 10⁻4, cos θ कहां से निकालें सर, अब थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी मैथ्स लगा देते हैं। देखो ऐसे, अगर हम इस लाइन AB के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, AB के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रा करें, तो बेटा ये वाला जो 2θ एंगल था ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ऊपर का ये थीटा होगा, नीचे का ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, अब अगर ये एंगल थीटा है तो इधर का ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बोलो कैसे सर, अरे भैया AB और ये लाइन दोनों समांतर हैं, दिख रहा ना समांतर हैं, दोनों लाइन समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला थीटा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 का आधा, ये कितना हो जाएगा 0.05/2, ठीक है। अगर cos थीटा का मान मुझे निकालना है तो क्या होता फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण ना, आधार कितना है 0.05/2 और कर्ण कितना है, कर्ण ये है, ये वाली लाइन BC, ये कर्ण है, ये क्या कर्ण कितना है 0.05, ये दोनों कट जाएंगे तो कुल मिला के cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1/2 आ गई, तो 2 रखा, x रखा, cos थीटा का 1/2 रख दिया,
ये वाला 2 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर कितना आएगा 6 गुणते 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और जब दो सदिश एक दूसरे के बराबर हों तो उनका परिणामी ठीक उनके बीच में होता है, अर्थात परिणामी की दिशा भी ये हो जाएगी। तो आप नीचे लिखोगे क्या क्या लिखोगे कि अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर 6 गुणते 10 की पावर 4 ए बी के समांतर दिशा में। भुजा ए बी के क्या हो जाएगा समांतर दिशा में। बात समझ में आई? ये लिखा भी है 6 गुणते 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम भुजा ए बी के समांतर। ठीक, नोट करें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 था। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 35 पर। एक एक सवाल को लगाते जाएंगे, आराम से समझते जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठना भैया। सवाल नंबर 35, कंप्यूटर महोदय की भरपूर दया के कारण उधर लिख दिया गया। ऐसे अच्छा लगता है, इधर हम खड़े हैं, इधर सवाल खड़ा है, हाँ तो अच्छा लगता है ना। और लिख देते खोपड़िया पे एकदम लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा डिजाइन बना के लिखें तो ठीक अच्छा लगता है। चलो आप पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, बीच की जो दूरी है वो कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। बीच की जो दूरी है वो कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है यह निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ज्ञात करना है। अच्छा यहां पे देखो फिर से समझो, आवेश दोनों पर कितना होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश होता 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और बीच की दूरी कितनी दी गई है इस वैद्युत द्विध्रुव में 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम में तो काम चलेगा नहीं, इसको मीटर बदलेंगे तो हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -10। ठीक है, आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। बराबर फॉर्मूला कहता है Q इंटू 2L ना, ये फॉर्मूला था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान है 1.6 10 की पावर -19 और 2L का मान है 0.53 10 की पावर -10। आराम से इसको हल कर लेते हैं। तो P बराबर इसका गुणा कराओ 16 3 48 16 5 80 80 4 84 कितने अंक 3 अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया और 10 की पावर -29। अगर इसको हम 8.48 लिखे तो 10 की पावर -30 हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है Q इंटू 2L। आवेश गुणते दूरी फॉर्मूला होता है, मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होगा मात्रक कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा बच्चे 8.48 10 टू पावर -30 कूलाम मीटर। समझ में आया भैया? बोलो बाबू समझ में आया सबके? नोट करें और छापें, नोट करें और इसको छापें, आगे बढ़ें। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। सवाल नंबर 35। भैया खूब प्रैक्टिस करो, राजा बेटा बन जाओ, अच्छे बच्चा बन जाओ, खूब ढेर सारे सवाल लगाओ, हाँ तभी तो आपको आएगा। अगला सवाल ये आ गया 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, यानी एक +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और दूसरा -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। बहुत बढ़िया। विपरीत आवेश के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो दी गई है 3 दशमलव, अरे प्रभु, इनके बीच की जो दूरी है वो दी गई है 3.0 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करो। वह एकदम सवाल नहीं सर, हलवा है। लो सर आ गया। इतना गरीब सवाल सर देंगे हम लोग को, एकदम बिल्कुल वही समझ रखें क्या सर? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हलवा भी मिलता है। हलवा कई तरह के होते हैं ना, तो वही वाला मिलेगा। बीच की दूरी 2L बराबर 3 सेंटीमीटर दी है, तो 3 गुणते 10 की पावर -2 मीटर कर दो। आपसे पूछा क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L लगाएंगे। Q का मान 2 गुणते 10 की पावर -6, 2L का मान 3 गुणते 10 की पावर -2। ओवरऑल 2 3 6,
10 की पावर -8, मात्रक क्या लिखोगे? कूलाम मीटर। जी आ गया सवाल। मजाक था सर, अच्छा कर लेते हैं आप भी। हाँ नोट करो इसे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इतने प्यारे प्यारे सवाल आ जाए सर एग्जाम में तो हमारा तो भला हो जाए ना, हम तो सर टॉप कर जाए। ये आते भी नहीं बेटा, आएंगे भी तो 1 नंबर तुम्हें मिलेगा गरीबों वाला, तो 1 नंबर लेके तुम क्या कर लोगे ना भाई। चलो अगले सवाल में आते, सवाल नंबर 37। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 10 की पावर -30 कूलाम मीटर है। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु, बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में क्या क्या होते हैं? H+ आयन होता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री बोल दी है, और Cl- आयन होता है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P दिया गया है 3.4 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। आगे क्या करा? H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करो। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इनके बीच की ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, बीच का विस्थापन ज्ञात करना है। P बराबर होता है Q इंटू 2L बराबर 3.4 10 टू पावर -30। देखो चाहे वो आपका H+ आयन हो, चाहे वो आपको Cl- आयन हो, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की बच्चों कमी है, और इस पर क्या है? इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक पर कम है एक पर ज्यादा है, मतलब मामला कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन कम है या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आई बात समझ में? तो Q का मान कितना रखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19। 2L आपको निकालना है, बराबर में 3.4 10 की घात कितना? -30। ठीक है, तो 2L बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 3.4 10 की पावर -30 और बट्टे में 1.6 10 की पावर -19। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 से काटोगे 2.125 आ रहा, सही है। तो बीच की दूरी है, बीच का विस्थापन 2.125, 10 टू पावर 30 में से 19 गया, 11 बचेगा माइनस का। कितने मीटर हो जाएगा बीच का विस्थापन? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट आपको? मेरे हिसाब से नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करते रहे, हाँ इसी तरह से इतने गरीब गरीब सवालों को लगाते रहे। भैया देखो, सवाल लगाने से ही आते हैं, न्यूमेरिकल का कोई शॉर्टकट नहीं है। ढेर सारी में न्यूमेरिकल लगाओ, खूब सवाल लगाओ, अलग अलग किताबों से लाओ। एक दोस्त है तुम्हारा जिसने नई किताब खरीदी, उसकी किताब के सवाल लगाओ, अपनी किताब के सवाल लगाओ, जिसकी किताब पाओ उसकी किताब के सवाल लगाओ। अगला सवाल, अगला 1 2 3 पार्ट, कितने पार्ट है? अच्छा 2 पार्ट है। अगला सवाल 38 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 10 टू पावर -12 मीटर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, बीच की दूरी आपको दी गई है ये वाली 2L से लिखते हैं ना बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं ना बेटा। बीच की दूरी दी गई है 2L का मान 0.53 10 टू पावर -12 मीटर। आगे क्या कह रहा है? उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वो विरामावस्था। एक बात और है, विरामावस्था में ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है। अरे मेरे भाई, तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, मतलब स्थिर आवेश के बारे में भी आप। जब आप तीसरे चैप्टर से आओगे, जब वैद्युत चालन शुरू होता है तो वहां से आवेश गतिमान होता है, एक समान चाल से शुरू करता है। और उसके बाद जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, तो आवेश की गति से उत्पन्न क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर जब हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद चले जाते विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो आवेश त्वरित रूप से गतिमान होता है। आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। फिजिक्स का जो पार्ट 1 है, फिजिक्स जो पार्ट 1 है, इस पूरे में आपको केवल और केवल चार्ज के बारे में पढ़ना।
चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में। आप चैप्टरों को थोड़ा समझो, आवेश के बारे में। पहला दूसरा चैप्टर जो है, पहला दूसरा, इन दोनों चैप्टर में आप पढ़ते हो स्थिर आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो बच्चा? स्थिर आवेश के बारे में। जब तीसरा चैप्टर आ जाता है वैद्युत चालन वाला, तो वहां पढ़ते हो गतिमान आवेश के बारे में, एक समान रूप से। गतिमान आवेश वो भी एक समान रूप, ठीक है। और उसके बाद चौथा पांचवा चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? आवेश से ये जुम 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 जुम। चौथे पांचवे चैप्टर में आप पढ़ते हो गतिमान आवेश के, गतिमान आवेश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और 7वें 8वें चैप्टर में आप पढ़ते हो चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न वैद्युत धारा के बारे में। और फिर एक चैप्टर है नंबर 9, उसमें आप पढ़ते हो त्वरित रूप से गतिमान आवेश। त्वरित रूप से गतिमान आवेश, तब आपके त्वरित रूप से गतिमान आवेश के साथ साथ निकलती वैद्युत चुंबकीय तरंगे, एक चैप्टर बन जाता है पूरा पूरा। फर्स्ट पेपर फिजिक्स का पूरा यही पंचौरा है, केवल और केवल आवेश की बातें होती हैं। सेकंड पेपर में दुनियादारी है, ठीक है। तो आओ सवाल करते। तो पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पूछा बेटा? इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता Q इंटू 2L। क्या होता Q इंटू 2L? आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है बेटा, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बीच की दूरी 0.53 10 की पावर है -12। आराम से गुणा करा लो, 16 3 48, 16 5 80, 4 84। कितने अंक के बाद दशमलव? 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। 0.848 और 10 की पावर -19 12 कितना हो जाएगा? 32 नहीं 31। और इसको हम ऐसे लिखें 8.48, तो 10 की पावर ये -32 हो जाएगा कूलाम मीटर। ये इसका आंसर, ठीक है, कूलाम मीटर। अच्छा, इसकी दिशा अगर तुमसे पूछ ले तो क्या होगा? याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यह दिशा हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी किधर की ओर? प्रोटॉन की ओर। ऐसे कह सकते हो, किधर की ओर हो जाएगी? प्रोटॉन की ओर। ये दिशा इतने कूलाम मीटर का होगा। बताओ किधर की ओर बच्चे? प्रोटॉन की ओर। सेकंड सवाल इसका, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करा? औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा हो। फिर से एक बार समझो, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा हो? बच्चे आराम समझना, प्रोटॉन कहीं पे स्थिर हो गया और इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया। प्रोटॉन स्थिर हो गया, इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो कह रहा औसत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा 0 होगा। क्यों 0 होगा? जैसे यहां का समझो, यहां का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हम निकालेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा, ठीक है, उसकी दिशा कहां होगी? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर ये डायरेक्शन होगी। उतना ही परंतु विपरीत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर आएगा और इसकी दिशा ये होगी, उधर से इस दिशा का, उधर से इस दिशा का। तो इनका दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा? 0। यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा बच्चे, ए मेरे बच्चे, यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा उसके ठीक बराबर परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण औसत सबका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगातार
बदलती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है, जिससे बराबर एवं विपरीत आघूर्ण उत्पन्न होता है और इन सबका औसत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। समझ में बात आ गई? नोट करो बच्चों, सवाल नंबर 38 था, ठीक है, 38 आया समझ में बेटा? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर में क्या लिखा? एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई हम 2l से लिखते हैं, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर बदल ले, 4 × 10⁻² मीटर। फिर आगे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 अंश के कोण पर वैद्युत क्षेत्र E दिया गया है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखी गई? 30 अंश, 30 अंश, ठीक है। 9 × 10⁻² न्यूटन का बल लगता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर दिया गया 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन, न्यूटन मीटर होना चाहिए, वैसे कंप्यूटर महोदय की महान गलती है, ठीक है, न्यूटन मीटर। कंप्यूटर महोदय तुम सुधर जाओ, नहीं भगवान कसम कह रहे हैं, बच्चों की श्राप तुम्हें लग गई ना, तुम्हारा जीवन में ब्याह नहीं होगा, मर जाओगे ऐसे, कोई मतलब नहीं है। मतलब हद है, सवाल अच्छा खासा दो तो उसको गलत करने की कसम खाए बैठा, सोचा करता है गलत कर दें, सल कभी गलत होगा, मजा आ जाएगा, ऐसा थोड़े ना मजा आने वाली है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, आपको क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी निकाल, पी निकाल, ठीक। टाउ बराबर होता है बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा गया पी साइन थीटा, टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा है? पी साइन थीटा, याद है? पी साइन थीटा, और बराबर में कितना? 9 × 10⁻⁻9। आपको पी तो निकालना ही है, ई का मान कितना है? 10⁻4, साइन थीटवा कितना रखोगे? 30 डिग्री, बराबर 9 × 10⁻⁻9। बस हल कर ले बच्चे। तो P बराबर, अरे अभी थोड़ा एक लाइन और सॉल्व, तो P इंटू ये 10⁴ है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 9 × 10⁻⁻9। तो यहां से P बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18, 10⁻⁻9 और बटे 10⁻⁻4। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना आ गया बताओ? 18 × 10⁻9 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻5 कूलम मीटर, 18 × 10⁻5, ठीक है, ये हो जाएगा। आया समझ में? बताओ सबके, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर था 39, नोट हो गया सबका? आगे बढ़े, बढ़ते चले, जिंदगी का नाम है बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। सवाल नंबर 40, ये था 39 और ये है 40, ठीक है। आराम से पढ़ें, 2 पार्ट है, +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। सवाल वालों ने कहा कि 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश है और दूसरा -1 माइक्रोकूलम का आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, बीच की दूरी कितनी है बताओ? 2 सेंटीमीटर। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इनका जो वैद्युत क्षेत्र में इनको रखा गया है, इस दोनों आवेशों के निकाय को, अर्थात इस वैद्युत द्विध्रुव को, वो है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, पहला पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पहला पूछा गया बेटा, पहला पार्ट आपसे पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू बताओ कितना? 2L।
Q का मान कितना रख देंगे, 1 माइक्रोकूलाम है, 1 गुणित 10 की पावर -6। बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है बाबू, 10 टू पावर -2 से गुणा कर, तो कुल मिला के आ जाएगा 2 गुणित 10 की पावर -8। यूनिट का लगाओगे कूलाम मीटर, 2 गुणित 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। आया समझ में? अब इस तरह सवाल लगाओगे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चे। दूसरा पार्ट इसका देखें तो क्या पूछा गया है, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ए बच्चे, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, ए मेरे लाल बाल गोपाल, बल आघूर्ण का फॉर्मूला है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और जब हम बात करते हैं अधिकतम बल आघूर्ण, जब हम बात करेंगे अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, ठीक है, आघूर्ण के लिए, तो ये जो थीटा है ये 90 डिग्री होगा, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री होगा। और उस समय जो बल आघूर्ण आएगा वो मैक्सिमम टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू पीई साइन 90, मतलब अधिकतम बल आघूर्ण जो होता है टाउ मैक्स वो होता है, बताओ कितना, पीई के बराबर, पीई के बराबर। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी निकाला है और वैद्युत क्षेत्र ये आपको पहले से दिया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी आया 2 गुणित 10 की पावर -8 और वैद्युत क्षेत्र है 1 गुणित 10 की पावर 5। हल कर ले बच्चे, 2 गुणित 10 की पावर -3 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी ये बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण का मात्रक होता बल गुणित क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 2 गुणित 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। आया समझ में? बोलो कोई डाउट किसी को? किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, इतने गरीब गरीब सवाल हैं, बस प्रैक्टिस हो रही है अच्छी खासी। आ जाओ अगले सवाल पे। ये आ गया बेटा अगला सवाल इसका। अब यहां से गॉस की प्रमेय पर है सवाल। गॉस की प्रमेय आप सभी ने पढ़ी है, याद है सबको? क्या थी गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता। फिर से एक बार बता दे, गॉस चाचा को याद दिला दे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल वैद्युत, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जैसे बेटा हमने ये 4 बंद पृष्ठ बनाए, बंद के अंदर बंद, बंद के अंदर बंद, ऐसे बंद बंद, ठीक। और मान लो यहां पर हमने एक आवेश रख दिया +Q1, यहां रख दिया -Q2 और यहां रख दिया +Q3। पृष्ठ नंबर 1, पृष्ठ नंबर 2, पृष्ठ नंबर 3, पृष्ठ नंबर 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, तो गॉस ने कहा उसके भीतर उपस्थित आवेश का, बाहर क्या रखा इससे दुनिया का मतलब नहीं है भाई, ठीक है, बाहर क्या है इससे मतलब नहीं, उसके भीतर वाले आवेश का 1/ε0 गुना। तो पहले पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है? नहीं है सर, कोई आवेश नहीं, तो इसका 0 1/ε0 0 हो जाएगा फ्लक्स। अगर मैं आपसे कहूं दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, दूसरा पृष्ठ ये वाला है, ये वाला, इसके भीतर केवल एक आवेश है +Q1, तो इस Q1 का क्या हो जाएगा 1/ε0 गुना, यानी दूसरे पृष्ठ का आवेश हो गया Q1/ε0। तीसरे पृष्ठ का अगर हम आवेश निकालें φ3, तीसरे पृष्ठ का अगर हम आवेश निकालें तो इसके भीतर 2 आवेश है, एक है Q1 और एक है -Q2। गॉस की प्रमेय कहती है कि कुल आवेश का, उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का, तो इन दोनों आवेशों का अगर हम परिणामी निकालेंगे तो आएगा Q1 -Q2, इसका 1/ε0 गुना, तो ये हो जाएगा Q1 -Q2/ε0। अगर मैं आपसे कहूं चौथे फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ, चौथा पृष्ठ बच्चे ये वाला, इसके भीतर 3 आवेश हैं +Q1 -Q2 +Q3, और इन तीनों आवेशों का परिणामी क्या हो जाएगा
Q1 प्लस Q3, प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस वाले को घटा दो, और ये समस्त आवेश का 1/ε0। तो यही कहती है गॉस की प्रमेय। अब आने वाले जो आगे के सवाल हैं ये गॉस की प्रमेय पर आधारित है। अगर आपके पास रेफरेंस में बुक होगी, ठीक है, कुमार मित्तल की, तो हो सकता है पहले वाली लोगे तो उसमें ये चैप्टर के तौर पे अलग से दिया गया गॉस की प्रमेय, नई वाली में शायद एक साथ दिया गया है। तो चलो हम लोग इसके सवालों को लगाते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, यहां पे सवाल को पढ़ेंगे। 17.7 पिको कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा। बेटा घन है, घन और घनाभ में अंतर होता, पता ना सबको, घन और घनाभ में अंतर होता। ये घन है और इस घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर यानी यहां पर एक आवेश रखा गया, कितना, 17.7 पिको कूलाम का, और इसकी भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। हालांकि इसकी भुजा से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। ठीक है भैया, घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने, घन से निकलने वाला, प्रत्येक सतह से बात नहीं, कुल घन, पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स वाला वैद्युत फ्लक्स। गॉस की प्रमेय जिंदाबाद। वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यही कहती है ना। तो फ्लक्स फाई 1/ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 होती है, इंटू Q का मान 17.7 पिको कुलाम है, 10⁻⁻12 से गुणा, ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे, लगभग 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 2 बार में कट जाएगा, 8.85 का 2 गुना लगभग। तो एक समझो, घन में कुल कितनी फलक होती हैं, 6 फलक भाई, एक ऊपर एक नीचे, 2 इधर 2 इधर, 4 दीवारें होंगी, 2 फर्श और सतह होंगी। तो कुल मिला के घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6, और घन की ये 6 के 6 फलक, यानी प्रत्येक फलक एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये जो फ्लक्स आया है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का, ये जो आया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का, ये फ्लक्स पूरे 6 फलकों से गुजर रहा है, ऐसे लिखना, क्योंकि 6 फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर है 2, ठीक है, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम प्रति कूलाम। अगर हम इसी तरह एक फलक से, प्रत्येक मतलब एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, तो 2/6 अर्थात 1/3, कितना आ गया बच्चे, 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नोट करें फटाफट बच्चे, एक एक सवाल 1 बाई 1 क्वेश्चन लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। अगला सवाल 42 नंबर, 42 नंबर सवाल कंप्यूटर महोदय की महान कृपा के कारण स्क्रीन पे आपको नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है। चलो 42 नंबर सवाल हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, दिख रहा है बच्चे मेरी राइटिंग। सवाल है 5 प्लस 10 जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम के, 5 प्लस 10 जे कैप, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम के, सवाल में लिख दे रहा हूं, लिख लो, कूलाम के वैद्युत क्षेत्र के, कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, समझ में आ रहा ना भाई, के वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है, का पृष्ठ रखा है, का पृष्ठ रखा है। सवाल करा पृष्ठ से निर्गत कुल
वैद्युत फ्लक्स बताओ, पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ, पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ। ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल, आराम से समझते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दिया गया है फाई बाई कैप प्लस का 10 j कैप, फाई बाई कैप प्लस 10 j कैप न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश दिया गया है 0.2 j कैप। पूछा गया फ्लक्स फाई, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखें तो फाई इक्वल्स टू होता था ई डॉट ए, याद आया? फाई इक्वल्स टू होता था ई डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, संख्या है सर, अदिश राशि होगी तो दो सदिशों के गुणनफल से अदिश निकालना है, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, यहां पे आ जाओ। फाई बराबर ई का मान है फाई बाई कैप प्लस का 10 j कैप डॉट ए का मान है 0.2 j कैप। आई डॉट I1 होता है, जे डॉट J1 होता है और के डॉट K1 होता है। तो यहां आई डॉट आई क्या कराएंगे तो 10 दूना 20 कितना आ जाएगा 2.0। ठीक है, मात्रक क्या लिखो? फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट, कोई समस्या? हो गया बच्चे सबका? बस एक सेकंड। चलो अगला सवाल ये आ रहा है। अगला सवाल देखो, एक एक सवाल लगाते चलो गौर से। कह रहा किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, घन के एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ। बहुत आसान है भाई, अभी इस तरह का लगाया था निकलना। घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, आवेश कितना रखा हुआ है? 10 माइक्रोकूलम का, तो 10 गुणते 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम कूलम हो जाएगा। पूरे घन के 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? इस आवेश Q का 1/ε0 गुना। अब ये क्या होगा? ये 6 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, 6 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, गुजरने वाला फ्लक्स कितना आया बताओ? Q/ε0, Q/ε0। अगर एक फलक से गुजरने वाला निकालें, एक फलक से, तो क्या हो जाएगा? Q/6ε0। आवेश Q का मान हम रख देंगे 10 × 10 की पावर -6 अपॉन में 6 ε0 8.85 10⁻⁻12। अब मेरे भाई बेरोजगारी के इस दौर में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। गुणा भाग करना आपके बस की बात है, कर लेंगे ना सब लोग? दशमलव हटा लो, 2 0 बढ़ा लो। देखो 1000 के बटे में लिखो 6 × 885 और 10 की पावर -6 और प्लस का 12, यानी ये हो जाएगा 1000 बटे 6 × 885 और 10 की पावर 12 में 6 गए 6। आराम से हल कर लेना यार। देखो कैलकुलेशन किया करो और कैलकुलेटर मत छूना। तुम्हारी उम्र के जब हम भी थे ना तो कैलकुलेटर से इस्तेमाल नहीं करते, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग के समय। मोबाइल नहीं मिलता था, सही बताएं। 12th तक पूरा पढ़ डाले, जब 12th तक पढ़ डाले तो पूरे मोहल्ले में शायद एक मोबाइल हुआ करता था, और मतलब पूरे मोहल्ले में एक मोबाइल हुआ करता था, और 2 रुपए प्रति मिनट बात करने के लगते थे। मिस कॉल मार देते, छोटी सी मिस कॉल मार देते थे और लोग बैक कॉल करते थे। तो वैसे तब का जमाना कुछ और था, आज कुछ और दौर है। आज तो बच्चे का आज देखते हैं 4th क्लास का बच्चा है, 3rd क्लास का बच्चा है। अरे 4th 3rd तो ज्यादा हो गया सर। LKG UKG वाले बच्चे मोबाइल एंड्रॉइड चला रहे, सब बढ़िया धड़ाधड़। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करो, अच्छी चीज। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेना इसको, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, हो गया सबका?
सवाल नंबर 43 के बाद 44, ये सवाल नंबर 44। 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। आवेश Q बराबर है 2 माइक्रोकुलाम। बेटा 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। भुजा दी गई है घन की, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, जबरदस्ती सवाल वाले कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े होते वो जूझ जाते हैं। जरूरी नहीं कि सवाल में जितनी चीजें दी जाएं उनका आप यूज ही करें, कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए भी कुछ चीजें दे दी जाती हैं। घन की भुजा ए बराबर आपको दिया गया कितने, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, कोई काम नहीं इसका। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है। दोनों चीज पूछा आपकी, तो पहले घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताना है। कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चे, Q/ε0। Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 और बटे ε0 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, ये कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 का मान। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बुढ़ा भाग खुद से करें, कर लेंगे ना भाई। टीचर का काम होता है न्यूमेरिकल में तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना, यानी न्यूमेरिकल की बाउंड्री लाइन तक पहुंचा देना, सिक्सर तुम मारोगे। समझ गए बात को। उसके बाद कह रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स और एक फलक से गुजरने वाला, तो 6 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाला। गुजरने वाला फ्लक्स बराबर है Q/ε0। तो एक फलक से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, एक फलक से Q/6ε0, Q/6ε0, तो 1/6 इंटू ε0 की वैल्यू Q/6ε0 ये है 2 × 10⁻⁻6/8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको भी हल करें आराम से। बेटा यहां पर आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो, यहां पर लिख देना सॉल्व करो। ऐसे मत कर देना एग्जाम में भी तुम इस तरह से लिख दो, एग्जामिनर को सॉल्व करो। एग्जामिनर भी कह देगा तुमसे नंबर ले लो, देगा नहीं, कहेगा ले लो, तुम्हारी कॉपी में लिख देगा। ठीक है, चलो आओ, हो गया बच्चे सवाल नंबर 44, यही था। ठीक है, क्लियर है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और बेटा देखो सवाल लगाने से ही आएंगे। मैंने देखा कि जब मैंने इसकी न्यूमेरिकल शुरुआत की, पहली वीडियो जब आई तो उस वीडियो पे बच्चों ने लगभग 50,000 20,000 बच्चों ने देखा। तो जब दूसरी तीसरी वीडियो आने लगती है तो बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। आखिर ये क्यों होता है? मतलब क्या आपको पहली वीडियो में ही इतने सवाल मिल जाते हैं कि आगे आने वाली वीडियो को आप ना पढ़ें? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक वीडियो को पढ़ें, पूरा सवाल सॉल्व करें। हम टीचर होके जब 44, 45, 46, 47 सॉल्व कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट का दायित्व तो है ना, स्टूडेंट को तो एक तरफ से सारे करने चाहिए। और बेटा प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर सकते हो, एक बात याद रखना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ कर सकते हो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। एक क्लास और लगेगी, कुमार मित्तल का सवाल सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1 बाय 1 सारे सवाल करने वाले हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। आई बात समझ में? तो पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और देखो अगर वीडियो पसंद आती है तो यार बच्चों के बीच शेयर कर दिया करो। कम से कम अपने स्कूल के उन बच्चों तक जरूर भेजो जिनको अच्छी कोचिंग करने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसी मुहिम के साथ हम भी काम कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो शेयर कर दिया करो अपने क्लास के एक एक बच्चे तक, ताकि सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।